बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर, खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम फ्रंट पेज विद अमजद वड़ाइच में सदफ मलिक और अमजद वड़ाइच। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, शुरू करेंगे हम अपने पहले सेगमेंट टुडेज़ न्यूज़ से। जी वड़ाई साहब, नवाज शरीफ ने इक़्तिदार छोटी जमातों को दे दिया, अब्दुल मालिक बलोचिस्तान की किस्मत के मालिक होंगे। जी, मैं समझता हूँ इसमें बहुत सी मुस्बत चीज़ें हैं, इसमें कोई भी मनफी चीज़ नहीं है। हमें इसको अप्रिशिएट ही करना चाहिए। और एक तरह से देखें कि मियाँ नवाज शरीफ ने तारीख रकम कर दी। देखिए, मैं हमेशा बड़ा क्रिटिकल होता हूँ, उनका शिकायत भी मुझसे होती हैं मुस्लिम लीग नून वालों को, लेकिन ये एक ऐसा फैसला है जो तारीखी फैसला है, जिसको कहा जाए तारीख नए सिरे से एक तरह से रकम की गई है। उनके पास पूरी ये इख्तियार था और पूरा जमहूरी तौर पे उनका ये हक था, कोई उनको चैलेंज करने वाला नहीं था कि वो अपनी जमात का वज़ीर आला वहाँ पे नामजद करते। लेकिन यह है कि ये पहली दफ़ा हुआ है कि उन्होंने दूसरी सियासी जमातों को भी ऐसे ही बिहेव किया है, ऐसे ही उनके साथ एटीट्यूड रखा है, इस तरीके से ट्रीट किया है जैसे वो भी पाकिस्तान का हिस्सा हैं और वो भी मुस्लिम लीग नून ही हैं एक तरह से। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक तारीखी तौर पे यही मियाँ नवाज शरीफ हैं जिन्होंने इससे पहले 97 की जो असेंबलीज थी, गवर्नमेंट्स थी, उसमें अख्तर मैंगल वज़ीर आला थे। सही। वो दूसरी सियासी जमात से थे। इन्होंने उनके खिलाफ अदम एतमाद करके और उनको उतार के उनकी जगह पे अपने मुस्लिम लीग के नवाब जुल्फ़िकार मगसी साहब, जिन्होंने आज रिजाइन किया है गवर्नरशिप से, ये उस वक्त मुस्लिम लीग के साथ होते थे, मुस्लिम लीग नून के साथ, और इनको वहाँ पे वज़ीर आला बनवा दिया। यानी वही नवाज शरीफ देखे ना कि वो उस वक्त एक मुखालिफ पार्टी का वज़ीर आला बर्दाश्त नहीं कर रहे। लेकिन आज मैं ये समझता हूँ कि मुझे एडमिट करना चाहिए कि लोग कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ तब्दील हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि वाकई तब्दील हो गए हैं। इससे बड़ा सबूत आपके पास कोई नहीं हो सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि इसी तरीके से अगर वो आगे 5 साल भी चलते हैं तो पाकिस्तान बहुत सारे बहरानों से निकल जाएगा। बहुत बड़ा बहरान तो पाकिस्तान का इंटीग्रेशन का है, पाकिस्तान के तमाम लोगों को ये यकीन दिलाने का है कि किसी छोटे इलाके का हो, किसी छोटी कम्युनिटी से हो, किसी छोटे कबीले का हो, वो भी पाकिस्तानी हैं। वो सारे के सारे, उनको ये नहीं है कि इस्लामाबाद से कंट्रोल होते हैं, वो खुद भी अपने इस घर के मालिक वो भी हैं। ये उनके लिए भी माँ की गोद जैसा मुल्क है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें बहुत मुस्बत ये चीज़ है और भी कुछ इसमें मुस्बत चीज़ें हैं। नामजद वज़ीर आला बलोचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बड़ी मेहरबानी आपकी। एक तो अभी हम बात कर रहे थे मुबारकबाद आपकी ज़ात के हवाले से, एक तो मुबारकबाद है, लेकिन इस हवाले से भी मुबारकबाद, हम बड़े खुश हैं कि ये मियाँ नवाज शरीफ ने बहुत बड़ा दिल शो किया है। वो अपनी सियासी जमात, उनकी अक्सरियत थी वहाँ पे, वो जमहूरी तौर पे अगर अपना वज़ीर आला लेके आना चाहते तो आपको भी कोई एतराज़ नहीं था और लोगों को भी कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन मैं ये समझता हूँ बहुत अच्छा जेस्चर नहीं आप फील कर रहे बलोचिस्तान के लिए? नहीं, हम मियाँ नवाज शरीफ के इंतहाई मशकूर हैं कि उन लोगों ने बजाय मायोपिक विजन्स के, उसने जो है ना बहुत दूर देखा और जो बलूचिस्तान के बुनियादी मसले थे उन बुनियादी मसलों को समझने की कोशिश की। और इंशाल्लाह जो हमारा एजेंडा है हम अपने एजेंडे पे जाएंगे। और नवाज शरीफ साहब की, महमूद खान अतिकरी की, मैं इनकी ममनून हूँ कि उन लोगों ने मुझे प्रेफर किया। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताएं कि ये बहुत बड़ी चेंज बलूचिस्तान की सियासत में, बहुत सारे लोग इस पर खुश हैं, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान में सोचने समझने वाले लोग हैं, सिविल सोसाइटी है, मीडिया है, इंटेलिजेंशिया है, कि बलूचिस्तान में बहुत बड़ी ये पैराडाइम शिफ्ट है कि वहाँ पे चीफ होते थे, सरदार होते थे, नवाब होते थे, मीर होते थे, उनकी बजाय एक मिडिल क्लास के हम जैसे वज़ीर आला जो पढ़ लिख के आगे आए, उन्होंने जदोजहद की और ऊपर आए और अब उनको एक्नॉलेजमेंट एक तरह से मिल रही है और आम आदमी वहाँ पे हुकूमत कर रहा होगा। तो ये बहुत बड़ी चेंज है बलूचिस्तान की सियासत में। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? सर, मैं यही समझता हूँ कि ये न सिर्फ बलूचिस्तान की सियासत में चेंज है बल्कि इस्लामाबाद की सियासत में चेंज है कि एक कौम, एक सियासी कारकुन जिसका काम जो है ना जद्दोजहद करना था और उसको ये अपॉर्चुनिटी दी गई। मैं समझता हूँ कि ये मजमूई पाकिस्तान की अवाम की, बलूचिस्तान की अवाम की जो है ना, ये
की जद्दोजहद की वजह से हम जो है ना यहाँ तक पहुंच गए। और मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि मुझ जैसे कौम के लिए कोई सोच भी नहीं सकता था बलूचिस्तान में, लेकिन इट इज चेंज, क्योंकि हम तब्दीलियों की जद में हैं और ये भी एक तब्दीली है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे आपने अभी बात की, कल आपकी स्टेटमेंट में जो कल आपने दी उसमें आपने एक तो ये कहा कि आपका जो अभी बात फरमा रहे थे आपके एजेंडा जो आपका जी उस पर अमल करेंगे, एजेंडा में मेन हमें कोई टॉप जो 3 प्रायोरिटीज हैं वो क्या होंगी आपकी? देखिए ना, नंबर 1 हमारी ये होगी कि हम बलूचिस्तान को पुरअमन बनाएं, और जो यहाँ मुसल्लह जद्दोजहद हो रहा है, मिसिंग पर्सन का मसला है, यहाँ मसशुदा लाशों का मसला है, यहाँ टारगेट किलिंग्स हैं, यहाँ सेक्टेरियनिज्म है, ये मसले हमें हल करने हैं मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मिलकर। नंबर 2, बलूचिस्तान के जो है ना तमाम जो ढांचा है उसकी रीस्ट्रक्चरिंग करने की जरूरत है। हमारा एजुकेशन बर्बाद है, हमारा सेहत बर्बाद है, हमारा लाइन ऑर्डर बर्बाद है, हमें इन चीजों को संभालना है। नंबर 4, बलूचिस्तान में करप्शन जब तक हम काबू नहीं पालेंगे तो हम ये तमाम अपने मकासद पूरे नहीं कर सकते। करप्शन को कंट्रोल करना, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ दी ऑल दी डिपार्टमेंट, ये हमारा जो है ना वो है। और हमारा फोकस आम गरीब अवाम होगा, हम गरीब अवाम को फोकस करेंगे और उनको 21वीं सदी के ये तमाम जो जरूरियात हैं उसको देने की कोशिश करेंगे। और बलूचिस्तान के एक एक रुपया हम उस गरीब अवाम पे खर्च करने की कोशिश करेंगे। जी डॉक्टर साहब, आपके साथ आप भी नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स करते रहे हैं, अचक ज़ई साहब भी नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स करते रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो वायलेंस हो रहा है, चले इस एरिया में जो बलोच बेल्ट है इसमें तो जो बातें आपने फरमाई हैं वो इशू है मशक़शुदा लाशों का है, लेकिन इसमें भी एक इफ्स एंड बट्स बहुत से आते हैं। आपने इस्लामाबाद की बात की, मियाँ नवाज शरीफ की, लेकिन इसमें रावलपिंडी भी कहीं ना कहीं पे आता है और बहुत जी जी देखिए ना, ये हमने और मियाँ साहब ने बात की, हम समझते हैं कि मियाँ साहब ही वाकई एक ऐसी इस वक्त लीडर है जो वो अस्करी क़यादत को कन्विंस कर सकता है कि आप जाके जो है ना चीजों को सुलझाएं, क्योंकि जी जी उसके बगैर जो है ना ये चीजें हमसे ठीक नहीं हो सकती हैं। हमने मियाँ साहब से गुजारिश की है कि आपकी जिम्मेदारी कि आप पाकिस्तान की सियासी क़यादत और अस्करी क़यादत मिलकर बलूचिस्तान जो गुज़िश्ता 12-13 साल से जो ये सिलसिले शुरू है मशशुदा लाशों का, मिसिंग पर्सन का, इसको खुदा के लिए हमें खत्म करके दे दें। ठीक है, एक बड़ी खुशी की बात है कि तमाम आप कह रहे हैं कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लाएंगे और कंसेंसस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। एक दूसरी बात, जो आप जो बलोच पश्तून बेल्ट है उसमें तो जो वायलेंस है उसका ताल्लुक इंटरनेशनल जो टेररिज्म हो रहा है उसके साथ है, उसके साथ बियॉन्ड बॉर्डर अफगानिस्तान का जो एरिया है उसके साथ है, फिर ट्राइबल एरियाज जो केपीके के साथ हैं उनके साथ है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है। हमारी मियाँ साहब ने बात की है हमारी कि उसको अपनी पॉलिसी को रिविजिट करना पड़ेगा, उसको हिंदुस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम रखने पड़ेंगे और चीनो दो की पॉलिसी करनी होगी। जब तक हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे, मैं इत्तेफाक करता हूँ कि ये हमारे मुश्किलात कम नहीं होंगे। और मैं एक आप बात करूंगा, हम तो वैसी जद में हैं, अब अगर इन मसलों को एड्रेस नहीं किया तो पंजाब जो ना वो जद होगा, क्योंकि अब पंजाब ही हुकूमत कर रहा है, मियाँ नवाज शरीफ ही हुकूमत कर रहा है। जी जी डॉक्टर साहब, एक और इसी इंटरनेशनल तल्लुकात के हवाले से ग्वादर का इशू है वहाँ पे, तो ग्वादर के ऊपर अभी जो चाइना को हैंड ओवर किया गया है वहाँ पर का सारा ऑपरेशंस, तो इस पे आपका पार्टी का या आपका क्या मौक़िफ़ होगा? इस एग्रीमेंट को हमने नहीं देखा, लेकिन जो सिंगापुर के साथ एग्रीमेंट हुआ था उसको हमने रद्द किया था। हम हर उस एग्रीमेंट की मुखालफत करेंगे जब तक बलूचिस्तान की हुकूमत ग्वादर के अवाम को ऑन बोर्ड नहीं किया जाएगा। और ये प्रोजेक्ट हमारा है तो हमें बलूचिस्तान हुकूमत को पूछना चाहिए कि इसमें हम क्या कर रहे हैं। तो हमारी सिंपल सी चीजें, बलूचिस्तान वसाइल बलूचिस्तान के साहिल बलूचिस्तान के अवाम के हैं। जी बिल्कुल ठीक है। तो ये जो जरदारी साहब ने किया है इसको उस तरीके से आप अभी ऑन नहीं करते? देखिए ना, मैं समझता हूँ कि जो भी मुआहिदा बलूचिस्तान होगा उसके वसाइल का, उसके साहिल का,
बलूचिस्तान के गवर्नमेंट्स को, बलूचिस्तान की अवाम को ऑन बोर्ड करना चाहिए। जब तक आप उनको ऑन बोर्ड नहीं करेंगे हम उसको नहीं मानेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात अभी आपने बात की, कल भी बड़े शदोमत से आपका बहुत जोर इस चीज़ पे है, करप्शन को ख़त्म करने के ऊपर। बलूचिस्तान के बारे में एक बात यह भी कही जाती है कि वहाँ पे सरदार और चीफ और नवाब जो उनके कैबिनेट होती थी, और वो पूरे का पूरा बजट जो है वो एजुकेशन का, हेल्थ का, किसी भी सेक्टर, वो मिनिस्टर हैं, वो पूरे का पूरा बजट अपने घर में ले जाते थे, वो अवाम पे खर्च नहीं होता था पैसा। आप कह रहे हैं कि आप एहतसाब करेंगे, पाई पाई का हिसाब लेंगे, तो ये कैसे मुमकिन होगा? देखो ना, मेरी गुजारिश सुने ना, मैं चोरी नहीं करूंगा, ठीक है, और मैं जिस गवर्नमेंट में होगा मैं उस चोरी नहीं छोड़ूंगा, तलवसा कोशिश करूंगा कि उसमें न हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट। ठीक है। देखिए ना, ये इंसानी माशरा है, यहाँ सब बराबर नहीं है। एक कोलिशन गवर्नमेंट है, कोलिशन की अपने मुश्किलात होंगे, लेकिन आपको ये कम से कम आपको ये वो नहीं मिलेगा कि नेशनल पार्टी ने चोरी की है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो माजी में हो चुका है, आपने बात वो भी की है ना, एक एक पाई का हिसाब लेंगे, तो इससे तो कुछ थोड़ी सी वो टर्माइल की सूरत नहीं पैदा होगी। बिल्कुल हिसाब लेंगे, जो भी गिल्टी होगा वो उसको जो ना कानून के मुताबिक कोर्ट जाने को वो जाने। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमत इंतहाई ट्रांसपेरेंट होगी, इंतहाई ट्रांसपेरेंट। बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक डॉक्टर साहब आखिरी सवाल वो ये है कि आप पहले भी आप, अच्छा जी लाइन वो ड्रॉप हो गई है, चलें, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब। डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील से हमें अपना मौक़िफ़ बताया, और होपफुली वो बड़े पॉजिटिव हैं बहुत सी चीज़ों के ऊपर, और एक तरह से कह लें ये बलूचिस्तान का जैसा ना जो कंट्रोल है वो घर वालों को चला गया, तो अब तो ये रखनी चाहिए कि जितनी वो स्टेक होल्डर्स की बात कर रहे थे वो भी इस सारे मामले में एक नेशनल कंसेंसस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, और ये बड़ा उनका वो जेन्युइन पुराना मुतालबा है कि जो हमारे वसाइल हैं उनका फैसला हमें करना है, उन वसाइल का फैसला जो है वो कहीं और नहीं होना चाहिए। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच के आने से मौलाना की गुंजाइश कहाँ है? मौलाना फजल रहमान की गुंजाइश जो है इसमें कम बनती है। देखें उनका बलूचिस्तान की अब वहाँ पे गवर्नमेंट में उनकी गुंजाइश नहीं रहेगी, एक तरह से कह लें। एक तो यह है कि वो सारी जो सियासी जमातें वहाँ पे पावर में आई हैं, अभी उनका मौलाना फजल रहमान के साथ या उस पॉलिटिक्स के साथ इनका कोई तल्लक नहीं है, और ये अगर उनको कैबिनेट में लेंगे तो इनका जो ये प्रोग्रेसिव लिबरल डेवलपमेंट ओरिएंटेड प्रो पीपल एक तरह से गवर्नमेंट जो अचक ज़ई साहब हैं, जो उनकी थॉट है, या जो डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब की है, जो इनकी ये जो सियासी जमातें हैं इनकी खास तौर पे वो बड़ी जो बात भी वो कर रहे थे कि हम अवाम के लिए काम करेंगे, तो ये लोग अवाम से हैं, एक तरह से अवाम से ऊपर उठ के स्ट्रगल करके आए हैं। फजल रहमान साहब भी अवाम से ही हैं, ये हम नहीं कहते अवाम से नहीं है, लेकिन यह है कि उनकी प्रायोरिटीज जो हैं वो कहीं कुछ और हैं, इनकी कुछ और हैं, तो उनको कन्वर्ज करना इस्लामाबाद की जिम्मेदारी तो बनती है, मियां नवाज शरीफ की जिम्मेदारी बनती है, जो ये बात भी कर रहे थे, उन्होंने बात भी उनसे की है और ये तवक्को भी ये रखते हैं, लेकिन यह है कि इनको वहाँ पे उनको कैबिनेट में लेना और उनके साथ मिल के चलना शायद बहुत मुश्किल होगा। मौलाना की गुंजाइश जो है वो बलूचिस्तान में, कोयटा में शायद मुश्किल हो जाए, इस्लामाबाद में गुंजाइश उनकी देखें। आज उन्होंने वोट जो है वो राह लीला मुस्लिम लीग नून के स्पीकर के उम्मीदवार को उन्होंने कहा जी हम गुडविल जेस्चर के तौर पर जो उनको वोट देंगे। कल जो उन तरजीहात अपनी बताई मुस्लिम लीग नून को, उन्होंने उस पर उन्हें कोई जवाब अभी तक नहीं दिया, और फजल रहमान साहब को उन्होंने लगता है कि अपने हाल पे छोड़ दिया है कि आप खुद ही फैसला करें कि आप हमारे साथ कैसे आना चाहते हैं। शरायत वरायत वाला मामला जो है लगता है कि वो मियां नवाज शरीफ को ज्यादा लिफ्ट कराने में के चक्कर में नहीं है। तो अब कल उनकी पार्लिमानी पार्टी का फजल रहमान साहब की का इजलास होना है, कोर कमेटी और पार्लिमानी पार्टी का, तो उसमें वो फैसला करेंगे इन हालात की रोशनी में कि हमने इतनी फ्लेक्सिबिलिटी शो की, हमारी ये तरजीहात थी, ये टर्म्स एंड कंडीशंस हमने रखी। लफ्ज उन्होंने बड़ा खूबसूरत तरजीहात का दिया है, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो ये हमने रखी हैं, तो कुछ चाबियां उनके पास हैं। अच्छा। और ये कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात की, तालिबान से मुज़ाकरात की चाबी भी वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास है, तो ये चाबी मैं तभी ताला खोलूंगा जब ये मेरी बातें मानी जाएंगी। तो वो मियां नवाज शरीफ का इसलिए प्रॉब्लम हो सकता है कि ये जो डायलॉग का बात चल रही है, निगोसिएशंस की बात चल रही है मिलिटेंट से, वो अगर रूट फजल रहमान साहब के डेरा इस्माइल खान से होके जाता है तो फिर जो है फिर इस्लामाबाद को उनकी बात सुननी पड़ेगी। लेकिन अगर अकूड़ा खटक से जाता है
समीउल हक साहब के, तो फिर हो सकता है उनकी बात को अब गेज कर रहे होगी ना एस्टेब्लिशमेंट इस्लामाबाद के, वेटेज क्या है मौलाना फजल रहमान की। और फजल रहमान साहब भी कल अपनी मीटिंग में यही इवेल्युएट करेंगे सारी चीज़ों को कि सब में जो कम्युनिकेशन उनकी आपस में होती रही है वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं, और वो फैसला उन्हें ही करना है कि उन्हें क्या जमाली, करना है। अचकजई और जहरी, इनका क्या मामला है? देखें इसमें मैं अचकजई साहब तो साथ हैं और बड़ा उन्होंने अप्रिशिएट किया है। जमाली साहब ने भी, जफरुल्लाह जमाली साहब ने भी अप्रिशिएट किया है। और जान मोहम्मद जमाली जो सेनेट में डिप्टी स्पीकर थे, उनको अब स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली मुस्लिम लीग नून को जो ओहदा दिया गया है वो स्पीकर का है, और स्पीकर मुस्लिम लीग नून के जान मोहम्मद जमाली साहब होंगे। तो जमालीज भी इसमें खुशी हैं और अचकजईस तो वैसे वो भी खुशी हैं, अचकजई साहब भी, चूंकि ये वज़ीर आला डॉक्टर साहब के बनने में उनका भी उनकी राय का बड़ा अमल दखल है और बड़ा उनका रोल है। जहरी साहब ने जो मुस्लिम लीग नून के बलोचिस्तान के प्रेसिडेंट हैं और वज़ीर आला के उम्मीदवार थे, उन्होंने भी जो उनके बारे में बातें कही जा रही थी कि मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी ने यह फैसला किया है, ये उन्होंने वहां से मैसेजेस दिए कि हम किसी सूरत भी किसी और वज़ीर आला को कबूल नहीं करेंगे। लेकिन यह है कि अब उन्होंने कल कहा है जी कि हम मियां नवाज शरीफ की क़यादत में जो उनका फैसला है उसको कबूल करते हैं और हम डॉक्टर साहब की कामयाबी में अपना किरदार अदा करेंगे, तो वो भी पॉजिटिव हो गए। लेकिन अख्तर महंगल साहब जो हैं वो उन्होंने गो इसको वेलकम किया कि बड़ा अच्छा है, लेकिन साथ वो कह रहे हैं कि ये फैसला एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी का है, साथ वो कुछ उनकी अपनी रिजर्वेशंस भी वो शो कर रहे हैं। उनको मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब अगर लाइन ना कटती तो मैंने यही पूछना था कि उनको आप कैसे हैंडल करेंगे, उनको नॉर्मलाइज कैसे करेंगे, उनको मेन स्ट्रीम में कैसे लाएंगे। और एक उनसे हमने ये भी पूछना था कि जो मिलिटेंट्स हैं उनको किस तरीके से आप हथियार फेंकने पे मजबूर करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है दोबारा भी उनसे रब्ता हमारा नहीं हो सका। तो होपफुली डॉक्टर साहब से तवक्को सारी कौम ये रखती है, बड़ा अच्छा उनका इमेज है, सिविल सोसाइटी समझे पूरी की पूरी उनके साथ है, मीडिया उनको सपोर्ट करता है और नेशनल मीडिया सारे का सारा, वो सारे लोग बड़े खुश हैं इस लिहाज से कि ये फैसला बड़ा अच्छा हुआ है। आप तवक्को ये रखें कि चलें, अल्लाह करे इसके नतीजे में बेहतर इसके नताइज निकलें। ठीक ठीक। अच्छा बड़ाई साहब, मुशर्रफ के मुतालिक फैसला नवाज शरीफ करेंगे, जितना मुमकिन हुआ नई हुकूमत का साथ देंगे सदर जरदारी? जरदारी साहब ने कुछ जेस्चर्स मैसेजेस मियां नवाज शरीफ को अपने इंटरव्यू के जरिए दिए, जिसमें उन्होंने एक तो ये कहा कि वो तैयार हैं उनको मुतफिका वज़ीर आज़म बनाने के लिए, लेकिन यह है कि उसके लिए मुस्लिम लीग नून को उनको अप्रोच करना होगा। मीर्ज़ा ने कहा अगर हमें कहा गया, अगर उन्होंने हमें कहा तो हम तैयार हैं। मेरा उन्होंने अपनी डिज़ायर ये शो की है कि वो मुतफिका वज़ीर आला हूँ या पीपल्स पार्टी एटलीस्ट उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देना चाहती है, लेकिन यह है कि उसके लिए मुस्लिम लीग नून को एक स्टेप आगे आना पड़ेगा। अब जब एक स्टेप आगे आएगी तो फिर आगे क्या बात होगी, मेरा ख्याल है यही होगा कि अच्छा जी आगे जितनी प्रेसिडेंशियल टर्म है वो काम एंड क्वाइट गुजरनी चाहिए, उसमें ऐसा आपस में कुछ झगड़ा वगड़ा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा मैसेज ये भी दे दिया कि मैं अब इलेक्शन का सदारत का उम्मीदवार नहीं हूँ, मेरा हक नहीं बनता, और ये बड़ी अच्छी बात है एक तरह से जो उन्होंने की है कि मेरा हक नहीं बनता। देखे ना, ये मैं समझता हूँ बड़ी उनको पता है। ड्रोन की उन्होंने तंज किया उन लोगों के ऊपर जो कहते थे ड्रोन मार गिराएंगे, वो कहते हैं जी गिराएं, अब वो कहते हैं या मार गिराएं, अब देखें तो कहते हैं गिरा तो हम भी सकते थे, लेकिन उससे आगे क्या होगा। इशू तो ये है ना, चीज़ें बहुत से इंटरनेशनल मामलात में आपको बड़े स्किलफुली और बड़ा डिप्लोमेटिकली चलना पड़ता है। तो बहुत सी बातें जरदारी साहब के इंटरव्यू में, लेकिन उसमें जो पॉजिटिव चीज़ है वो यही है कि वो अच्छे जेस्चर्स दे रहे हैं मुस्लिम लीग नून को, और नवाज शरीफ से भी अच्छे जेस्चर्स आ रहे हैं। तो होपफुली पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में टर्माइल और ट्रामा की सिचुएशन नहीं होगी, एक नॉर्मल पॉलिटिकल डेवलपमेंट जिसको हम देखने जा रहे हैं वो होगी इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, यहाँ फिर वक्त हो रहा है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी नाज़रीन, यहाँ पर टाइम हो रहा है हमारे सेगमेंट कार्टून ऑफ द डे का। जी उड़ाई साहब, आज कौन से कार्टून्स दिखा रहे हैं आप? हाँ व्यूअर्स की ये कार्टून तो बड़ा ज़बरदस्त है। दोनों वैसे कार्टून जो हम सेलेक्ट करते हैं होते ही बड़े अच्छे हैं, सिलेक्शन करनी बड़ी मुश्किल होती है। पहला कार्टून NA56 की चेयर है। अच्छा। और इमरान खान जो है चूँकि 3 हलकों से जीते ना, पेशावर से, रावलपिंडी से और मियांवाली से, तो ये जो है चेयर जो है NA56 की, इमरान खान उसको लेके जा रहे हैं अपनी तरफ। अच्छा। और उसको चिमटे हुए हैं उसके पायों के साथ एक सांप। ये पता है कौन है? कौन है? ये हनीफ अब्बासी साहब हैं।
अच्छा हनीफ अब्बासी साहब यहाँ से MNA बनते रहे हैं, 2 दफा बने MNA। अच्छा और अब इमरान खान ने उनको इमरान खान ने वहाँ पे वो जीत के शिकस्त दे दी। तो उनका ख्याल था कि इमरान खान या पेशावर वाली सीट रखेंगे या मियाँ वाली रखेंगे। वो बड़े बेचारे दुआएं शुआएं मांगते रहे, बड़े टूने टोटके भी किए, बड़े आमलों के पास भी गए, बहुत सी उन्होंने वो अब मरण भर सिर्फ उन्होंने नहीं रखा इसके ऊपर। उनको बड़ी उम्मीदें थी कि इमरान खान जो है वो रावलपिंडी वाली सीट छोड़ देंगे और वहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन में मुझे मौका मिलेगा, मैं इलेक्शन लड़ूंगा और फिर MNA बन जाऊंगा। लेकिन यही झगड़ा जो है, उनकी ये ख्वाहिश है, उसको कार्टूनिस्ट ने डिपिक्ट किया है। और उसमें वो इमरान खान को कह रहे हैं कि भाई जान छोड़ो, मुझे जाने दो कुर्सी के साथ, ये कुर्सी को पकड़े नहीं खान साहब आप। लेकिन कल इमरान खान ने फैसला कर दिया, वो यानी 56 रिटेन कर रहे हैं, मियाँ वाली की सीट छोड़ रहे हैं, पेशावर की सीट छोड़ रहे हैं, और आप कह लें कि हनीफ अब्बासी साहब की उम्मीदों के ऊपर पानी फिर गया। बिल्कुल। तो हमारा दूसरा कार्टून भी है, 2 कार्टून है हमारे पास। दूसरा कार्टून है वो पाक US अफगानिस्तान इस सारी सिचुएशन के ऊपर है। और इस कार्टून में उन्होंने अफगानिस्तान और पाकिस्तान को 2 हॉर्सेस की शक्ल में वो पोर्ट्रे किया हुआ है। और अमेरिका जो है, अमेरिका ने एक स्टेटमेंट आई है ना, उन्होंने कहा है कि हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, मीन्स अकेला नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, प्रेजेंस अपनी यहाँ पे रखेंगे। अफगानिस्तान में प्रेजेंस मीन्स के दोनों इलाकों में, दोनों जगह पे वो अपनी प्रेजेंस शो होगी ना, एक तरह से पाकिस्तान में भी होगी उनकी, तो एरिया में या इस रीजन में उनकी प्रेजेंस होगी। तो उसके लिए वो दोनों को इकट्ठे हाँकने की कोशिश कर रहे हैं, चला रहे हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान की पॉलिसी उनकी एक ही होती है, दोनों को इकट्ठा रख के वो क्लब कर दिया उन्होंने। तो उस सिचुएशन को इस कार्टूनिस्ट ने, जहूर साहब हैं, उन्होंने पोर्ट्रे किया। ऊपर वो अमेरिका, वो अंकल साम उन्होंने बनाए हुए हैं। अच्छा। उनको नजर आ रहा है ना ट्राउजर, वो अमेरिकन जो फ्लैग है, वो उससे पता चल रहा है कि ये वो हैं। और एक घोड़ा अफगानिस्तान है, एक घोड़ा पता नहीं कौन से वाला पाकिस्तान है, कौन से वाला अफगानिस्तान है, लेकिन दोनों अच्छे तनोबंद घोड़े दिखाए हुए हैं। ठीक है, मरियल से दिखाए जाना है। पाकिस्तान का घोड़ा तो मरियल ही होना चाहिए था, जो हालात चल रहे हैं। अफगानिस्तान का वैसे अब तगड़ा हो गया, क्योंकि उनके 2 रुपए, हमारे 2 रुपए हैं, उनका 1 रुपया है। उनकी वहाँ पे जो डेवलपमेंट है, हमारे अब यहाँ से लोग, तारीख में पहली दफा ये हुआ है इंसानी तारीख में कि यहाँ से सब कॉन्टिनेंट का जो एरिया है, इंडस सिविलाइजेशन का जो एरिया है, यहाँ से लोग काबुल, अफगानिस्तान के जो पहाड़ हैं, वहाँ पे मजदूरी करने के लिए जाते हैं। वहाँ पे उनकी इकोनॉमी हमसे बेहतर हो गई है। ये व्यूअर्स के लिए बड़ी हैरान कौन, बहुत से लोगों के लिए बात होगी। तो बहरहाल ये है कि इन्होंने तो दोनों, जहूर साहब ने अपने घर की लाज रखने के लिए मेरा ख्याल है कि अपना घोड़ा भी उतना ही तनमंद शो किया है जितना कि अफगानिस्तान का है। तो बहरहाल ये दूसरा कार्टून है जी हमारा, और जबरदस्त कार्टून है। बिल्कुल जी। नाज़रीन चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट, कैमराज आई की तरफ। जी वड़ाई साहब, ये एक तस्वीर है जी सोशल इश्यूज के ऊपर। जैसे हम कहते हैं सोशल सेक्टर डेवलपमेंट के जो इश्यूज हैं हमारे बहुत गंभीर हैं, और उसमें ख़ास तौर पे बच्चों की एजुकेशन का मसला हमारा बड़ा सीरियस है। हेल्थ के भी इश्यूज बड़े सीरियस हैं, और ख़ास तौर पे वो जो डिपेंडेंट्स हैं, जिनमें बच्चे जाहिर है कि सबसे आगे आते हैं, उनके लिए हमारी सोसाइटी में, हमारी स्टेट में कोई स्पेस एज सच वो नहीं है, वो रिगार्ड उनके लिए नहीं है, वो प्रिविलेजेस उनको मुयस्सर नहीं है जो उनको मिलनी चाहिए, जो पर्क्स उनको मिलने चाहिए। स्टेट की जिम्मेदारी होती है, रियासत की, जो लोग सीनियर सिटीजन्स हो गए हैं और वो लोग जो अभी बच्चे हैं, कि उनको वो किस तरीके से केटर करती है, उनके इश्यूज को कैसे हल करती है। तो ये जो तस्वीर है बुनियादी तौर पे, ये एक बड़ा पुराना मसला, बड़ी हुकूमतें आती हैं, बड़े दावे करती हैं तालीम के ऊपर, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कहते हैं मिसिंग फैसिलिटीज़ दे देंगे, पढ़ा लिखा पंजाब देंगे, दानिश स्कूल दे देंगे, इंग्लिश एजुकेशन नीचे गरीब के बच्चे तक भी उसको पहुंचा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन वो हालत जो है वो वही है जो इस तस्वीर में भी नज़र आ रही है। और ये एक जो ये हटियां वाला डिस्ट्रिक्ट है मुजफ्फराबाद, इसका AJK का, वहाँ की एक स्कूल की तस्वीर है। उन्होंने उसमें देखें बताया हुआ है कि 30 साल से ये स्कूल है। अच्छा। और 30 साल से ही ये स्कूल जो है ओपन स्पेस में इसी तरीके से चल रहा है, और वहाँ पे बच्चे जो बच्चियाँ खास तौर पर गर्ल्स एजुकेशन का ये इशू है, वो ओपन स्पेस में बैठ के पढ़ रही हैं। बड़ी हिम्मत है इनकी, इनको ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए, दाद देनी चाहिए इनकी टीचर को, इन बच्चों को, इनके वालिदैन को फिर भी वो पढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसे ही स्कूल लाहौर में, अगर लाहौर शहर से बाहर निकल जाएं, रूरल एरियाज में आपको
मैंने देखे अपनी आंखों से यहाँ के हाई स्कूल में वो भैंसें बंधी हुई देखी हैं, दरवाजे टूटे हुए देखे हैं, बिजली डिस्कनेक्टेड देखी है, जिसका मतलब यह है कि उस स्कूल में कोई भी क्लास नहीं होती थी। तो ये लाहौर शहर में हमने देखा है, लाहौर के साथ देखा है, और लाहौर से भी जो रायवेंड को रोड जाती है अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ इस रास्ते पे मैंने एक ऐसा स्कूल देखा है। तो ये जो मामला है ये सिर्फ आज़ाद कश्मीर में नहीं है, ये पंजाब में भी है, पंजाब में सिर्फ बाकी पंजाब में नहीं है, लाहौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी ऐसा मौजूद है, और लाहौर डिस्ट्रिक्ट में भी बाकी दूसरे एरियाज में बॉर्डर की तरफ नहीं है, उस रास्ते के ऊपर है जो जाती उम्रा को जाता है। तो ये हमारे हुक्मरान जो हैं वो कहीं के भी हों, वो गुजरात के हों, लाहौर के हों, या वो डेरा गाजी खान के हों, या नवाब शाह के हों, लाड़काना के हों, उनके नाक के नीचे भी ऐसा हो रहा होता है। अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा इशू हम तो ये रखते हैं कि मियां नवाज शरीफ जो है अब ये प्रायोरिटीज बेसिस पे अगर वो अखराजात को कट डाउन करते हैं तो वो सोशल सेक्टर डेवलपमेंट पे लगाएंगे, और उसमें खास तौर पे ये जो एजुकेशन का इशू है और उसमें भी खुसूसन गर्ल्स एजुकेशन का जो इशू है इसके ऊपर फोकस जो है बहुत 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 जरूरी है। हमारे बहुत से मसाइल दिल दर दूर हो सकते हैं अगर हमारी लड़कियां, हमारी खवातीन जो फीमेल्स हैं वो पढ़ लिख जाएं, बहुत से मसले हल हो सकते हैं पाकिस्तान। राइस साहब, इस वक्त अफ्रीका से एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलामुअलैकुम अफजल साहब, आरिफ कर रहा हूँ मोज़म्बिक अफ्रीका से। जी मोज़म्बिक साहब, आरिफ साहब जी। जी 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 जनाब आरिफ साहब। जी आरिफ साहब वेलकम जी। जी फरमाइए। पिछले कई दिनों से मैं टीवी पे देख रहा हूँ हमारे मुल्क में, और जिस तरीके से अभी आप भी डिस्कस कर रहे थे एजुकेशन के ऊपर। जी जी देखें अमजद साहब, ये मोज़म्बिक जो है बहुत बैकवर्ड कंट्री थी, मगर आपको पता है कि अभी यहाँ गवर्नमेंट ने एक कानून निकाला है कि वो अफसरान या वो अहदेदार जो हुकूमत के अहदों पर पाए गए या किसी भी डिपार्टमेंट में वो काम करते हैं, ठीक है, उन्होंने उसकी एजुकेशन की एक रिक्वायरमेंट रखी है और उन्होंने एक टाइम लिमिट दी है लोगों को, आप लोग अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करें चाहे आपकी उम्र कुछ भी है। अच्छा, आपको पढ़ना पड़ेगा जब तक आपकी एजुकेशन का मयार ये नहीं आएगा आप इस औहदे के काबिल नहीं रहेंगे। तो उनके पास एक टाइम लिमिट है कि इस टाइम लिमिट के अंदर उन्होंने 10वीं पास करनी है या 12वीं पास करनी है या जो भी करना है, तो वो उनको करना पड़ेगा। अगर वो ये नहीं करेंगे तो उनको अपने औहदों से, अपनी कुर्सियों से हाथ धोना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी औहदे पर हो या किसी नहीं, जो किसी आरिफ साहब ओहदे पर होगा, ये जो है ना, जो किसी ओहदे पर है उसके पास तो तालीम है ही ना। हमारी गवर्नमेंट का इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर हमारी गवर्नमेंट इस तरीके से सख्ती करेगी तो मेरा ख्याल है कि एजुकेशन का मयार होगा, मगर शर्त यह है कि वो एजुकेशन ना हो जो हम आजकल टीवियों पर देखते हैं कि एग्जाम में किस तरीके से पर्चियां चलती हैं, किस तरीके से बाहर वो पर्चियां बेची जाती है, किस तरीके से वो एग्जामिनर जो है वो स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं। तो जब तक ये चीज खत्म नहीं होगी फिर आपके कुछ भी करना है, आपके एजुकेशन का कोई मयार नहीं है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है अगर हुकूमत इस चीज पर भी तवज्जो दे तो बहुत बेहतर रहेगा। चलें, थैंक यू वेरी मच आरिफ साहब, थैंक यू वेरी मच जी। आपने हमें मोज़म्बिक से कॉल की। ये जो बात कर रहे हैं बुनियादी तौर पे ये वहाँ की मोज़म्बिक की जो बात कर रहे थे, इसमें अडल्ट एजुकेशन की इन्होंने बात की है। अडल्ट एजुकेशन में मैं ये व्यूअर्स के, बहुत से व्यूअर्स हैं जिनको शायद पता ना हो कि आज से 40 साल पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जब गवर्नमेंट बनी थी 72 में, तो उसके बाद उन्होंने जो काम किए, एक काम उन्होंने अडल्ट एजुकेशन का भी उस वक्त किया, और उसके लिए उन्होंने गांव-गांव, करिया मोहल्ले में एजुकेशन सेंटर्स बना दिए, लिटरेसी सेंटर्स बना दिए कि ये जो बालग लोग हैं जो दस्तखत भी नहीं कर सकते, जो दो में दो जमा भी नहीं कर सकते, जिनको कुछ पता नहीं होता कि क्या लिखा हुआ है, तो एटलीस्ट जो है इन लोगों को इतना पढ़ा दिया जाए कि जो बेसिक्स हैं रियाजी की, मैथमेटिक्स की, और जो बेसिक्स हैं पढ़ने लिखने की वो उनको पता हो। तो वो ये जो कंसेप्ट है ये तो मौजूद है पाकिस्तान में भी। हमारी लीडरशिप को आज से 40 साल पहले भी इसकी अवेयरनेस थी कि हमें ये मसला हल करना चाहिए। तो अभी भी अगर वो जो बात कर रहे हैं, अब मुझे इसकी समझ नहीं है कि मैंडेटरी वो जो ओहदे पे मौजूद है उसको एजुकेशन किस तरीके से मिलेगी, उस एजुकेटेड है तो किसी ओहदे पे है। नहीं, जाली डिग्रियों की बात तो पाकिस्तान में ही होती है, दुनिया में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान हम शेर हैं हर मामले में, हम बबर शेर हैं, बल्कि हर रास्ते निकालते हैं। तो बहरहाल ये है कि अडल्ट एजुकेशन तो होनी ही चाहिए, वो भी बड़ी जरूरी है, लेकिन उसके साथ हमारे तो बच्चे नेग्लेक्ट हो रहे हैं। हमारी जो आइंदा आने वाली नस्लें हैं उनका जो ड्रॉप रेट है, पहले तो एनरोलमेंट नहीं होती स्कूलों में,
सारे के सारे बच्चों की। एनरोलमेंट के बाद एनरोलमेंट जिनकी हो जाती है उनमें भी जो ड्रॉप आउट रेट है वो बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी रेशियो है। बिल्कुल और उनमें भी जो अगर ड्रॉप ना भी हों, आगे अगर वो चलते हैं, वो मैट्रिक लेवल तक पहुंच जाते हैं या सेकेंडरी लेवल तक पहुंच जाते हैं, तो उनमें बहुत कम बच्चे हैं जो मैट्रिक कर सकते हैं, जो इंटरमीडिएट कर सकते हैं और आगे चल सकते हैं। वहीं पे उनको ब्रेक्स लग जाती हैं किसी ना किसी वजह से। और जो हमारी लोअर एक तरह से कह लें गरीब क्लास है, उनको तो जो बच्चा है वो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, अफोर्ड कर नहीं सकते एजुकेशन, और उस बच्चे को एज अर्निंग टूल यूज करते हैं। किसी वो जो साइकिल टायर ट्यूब पंक्चर की शॉप है उस पर भेज देंगे, किसी गाड़ियों की वर्कशॉप पे भेज देंगे, किसी और काम पे लगा देंगे, तो वो बच्चा एक तरह से उनके लिए जो अर्निंग का टूल बन जाता है। इंस्टेड के वो उसको पढ़ाएं, वो डिपेंडेंसी उस बच्चे पे फैमिली की होती जाती है और वो बेचारे उसकी पढ़ाई जो है नेग्लेक्ट होती है। यहाँ पे स्टेट को इंटरवीन करना है। जो पहले भी हम बात कर रहे थे कि सीनियर सिटीजन और बच्चे, स्टेट को यहीं पे तो इंटरवीन करना होता है कि इस मसले को हल करे, स्टाइपेंड दे। पिछली गवर्नमेंट ने भी ये कहा, इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पे आगे आती है, वो कहती है हम स्टाइपेंड देते हैं, जो उनकी लॉस है फैमिली का अर्निंग का वो हम कंपनसेट करते हैं। अब बच्चे को स्कूल में लेके आए और उसको पढ़ाएं, उसको किताबें देते हैं, यूनिफॉर्म देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा जो स्टेट सिस्टम है अनफॉर्चुनेटली वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, वो उसको एग्जीक्यूट करने में फेल हो जाता है। और उसमें ऐसे ऐसे लोग हैं, आपको पता है कि पंजाब में एजुकेशन सिस्टम में वो 4.5 साल से एक सेक्रेटरी बैठा हुआ है, ड्रॉप आउट रेट बढ़ गया है, एनरोलमेंट कम हो गया है, लोग जो हैं वो इलिटरेट हो रहे हैं, अनएजुकेटेड हो रहे हैं, लोगों का ट्रेंड सरकारी स्कूलों की तरफ, पब्लिक सेक्टर के जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है कम हो गया। लेकिन ये है कि वो कहते हैं हम बड़े कामयाब हैं, हमने तो ये रिफॉर्म्स कर दी, हमने तो ये कुछ कर दिया, वो कुछ कर दिया। तो दिस इज वेरी 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 सीरियस इशू। होपफुली अब जब नई गवर्नमेंट्स आई हैं, शबाशी साहब भी आज उन्होंने कहा है कि नए अज़म के साथ हम ये करेंगे वो करेंगे, तो उन्हें आगे इस मसले को बड़ा सीरियसली लेना चाहिए कि नई नस्ल हमारी जो है उसको हमने किस तरीके से किताबों की तरफ लेके आना है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। नाज़रीन, यहाँ पे टाइम हो रहा है हमारे नेक्स्ट सेगमेंट कॉलम टाइम का। जी वड़ाई साहब। जी, आज आसमा जहांगीर साहबा का आर्टिकल है जो हमने सिलेक्ट किया है। बड़ा अच्छा आर्टिकल है। हमें बहुत से अच्छे होते हैं, किसी एक को सिलेक्ट करना होता है। द पीपल्स विल, इसके ऊपर उन्होंने लिखा है। जो इलेक्शन सारे अभी हुए हैं, उसके बाद जो गवर्नमेंट्स बनी है, तो इसके ऊपर उन्हें एक तो ये डेफिनेटली बड़ी खुश हैं। उन्होंने कहा है जी कि थ्रेट्स के बावजूद इलेक्शंस हुए, बड़े सक्सेसफुली हो गए। लेकिन ये है दूसरी बात उन्हें कि इलेक्शंस, एक और जो पॉजिटिव चीज़ थी इन इलेक्शंस की वो ये थे कि इशू बेस्ड इलेक्शंस हुए हैं, इंस्टेड के वो ब्लेम गेम और दिस एंड दैट। इसमें इश्यूज ज़्यादा हाईलाइट किए गए और उसमें खास तौर पे जो 2 इश्यूज हैं, एक करप्शन का इशू है, हर पार्टी ने कमिटमेंट शो की है इसके ऊपर, इसको हम ख़त्म करेंगे, इसको इरेडिकेट करेंगे, इसको ये करेंगे वो करेंगे, तो ये एक बड़ा मेजर इशू था इसमें। दूसरा मैसेज की जो रिलीफ का और उनकी डेवलपमेंट का इशू है वो इसमें वो भी बड़ा हाईलाइट हुआ है। और जो सियासी जमातें मुख्तलिफ उन्होंने इसके ऊपर बड़ी जो है ना वो जोर शदोमत के साथ बात की है। तो उसके बाद वो कहती हैं, उन्होंने वो एक बात भी की है कि जो पीपल्स पार्टी है उसको पनिश किया, या अवाम पनिश करने आइंदा भी पनिश करेंगे। जो काम नहीं करेगा, जो उनके लिए काम नहीं करेगा, उसको अवाम पनिश करेंगे। ये उनकी कंक्लूजन है। बहरहाल उसमें जो मियां नवाज शरीफ को उन्होंने वार्न किया है, एक तरह से आप कह लें बड़े सॉफ्ट वर्ड्स में, कि अवाम की अगर सजा से बचना है तो फिर आपका जो एजेंडा है वो एक तरह से एजेंडा सेट किया है उन्होंने मियां नवाज शरीफ के लिए। जो बातें उन्होंने की हैं, मैं वो साथ उन्होंने एक एडवाइस उससे पहले, मियां नवाज शरीफ को एडवाइस करने से पहले एक जुडिशरी को भी एडवाइस की है कि पिछले 5 साल में तो जो वो करते रहे हैं उस वक्त की इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ, वो तो करते रहे हैं, लेकिन अब वो कहती हैं जजेस को थोड़ा सा रेस्ट्रेंट की पॉलिसी अपनानी चाहिए। और मैं भी इस चीज को एंडोर्स करता हूं कि मियां वाली में कल चीफ जस्टिस साहब थे, उन्होंने वहां पे दौरा किया वहां की जेल का, और वहां पे मीडिया से जब उन्होंने टॉक की तो उन्होंने कहा जी अवाम की नजरें अदलिया के ऊपर हैं। तो मैं थोड़ी सी इस पे मुझे बड़ी अजीब सी ये लगती है कि जब अभी इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आ रही हैं अगले 5 साल के लिए,
और अवाम जो है वो मैं ये कहता हूँ चीफ जस्टिस साहब से माजरत के साथ कि अवाम की नजरें मुंतखब अदारों के ऊपर हैं, मुंतखब हुकूमतों के ऊपर हैं, उनके अगले बनने वाले वज़राए आला और जो वज़ीर आज़म हैं उनके ऊपर हैं कि वो उनके लिए क्या करते हैं। अदलिया ने क्या करना है, अदलिया चेक तो रख सकती है, अदलिया परफॉर्म वो उन अवाम को लेके वो डेवलपमेंट तो नहीं ला के दे सकती। तो अवाम की नजरें फॉर गॉड सेक अब थोड़ा सा इस माइंड सेट से थोड़ा सा नीचे आ जाएं और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको काम करने का मौका देना चाहिए कि वो जो वादे वईद उन्होंने किए थे वो उस पे वो लोगों को परफॉर्म करके दिखा सके। हाँ, जहाँ पे गड़बड़ होती है, कानून की खिलाफ वर्जी होती है, कोई मैटर कोर्ट के पास लेके आता है, वहां पे कानून के मुताबिक उनको फैसला करना चाहिए। लेकिन उससे पहले के जो है तो आसमा जहांगीर साहबा ने उनको कहे जरा रेस्ट्रेंट, जरा रुक के जरा जो बातें उन्होंने मियां नवाज शरीफ के लिए की हैं, सबसे पहले तो उन्होंने वही बात की है कि उन्हें वार्न किया है कि बहुत सी फोर्सेज हैं, बहुत से लोग हैं, बहुत से ऐसे एस्पेरेंट्स होते हैं जो हमेशा जिनको बेनिफिट डेमोक्रेसी से नहीं मिला, उनको बेनिफिट एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेस के पावर में आने से मिला है। और वो जो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का आइडिया वो उन्होंने ड्रॉप ड्रूप कोई नहीं किया, वो उसके लिए अभी भी कोशिश करते रहेंगे। चूंकि जमहूरी सिस्टम में उनके लिए कोई स्पेस नहीं बनती तो फिर वही मिलके कुछ फोर्सेस के साथ ये साजिश करते हैं कि नहीं जी नहीं, ये तो नहीं है, इसकी बजाय टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो वो जो है ना इस तरह करेगी। तो एक तो ऐसे लोगों से, ऐसी फोर्सेस है, उनको जरा बच के रहना है। फिर मैसेज की खिदमत वो उनको करनी है, उनके जो मसाइल हैं उनको उन्हें हल करना है। उसमें सबसे बड़ा इशू जो है वो एनर्जी का है, तवानाई का है। सबसे प्रायोरिटी बेस पे जो वोट है उसको वोल्टेज में, बड़ा खूबसूरत मुझे लगा उनका, उन्होंने कहा जी वोट को वोल्टेज में कन्वर्ट करना है मियां नवाज शरीफ ने। तो ये जो एनर्जी का मसला है वो वाकई अगर हल हो जाता है तो वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा कि लोग अपने लिए खुद रोजगार पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान में ये हमने गुज़श्ता हफ्ते भी ये बात की थी कि ब्लेसिंग है कि लोग इतने महरूम हैं, इसके बावजूद वो हलाल रोजी की तलाश में होते हैं। वो दूसरे ज़राए से रोजी की, गरीब आदमी के बाद, अमीर आदमी तो सारी गड़बड़ करता है लेकिन गरीब आदमी फिर भी हलाल रोजी की तलाश में होता है। उसको बिजली दे दें, वो अपने लिए रोजगार खुद पैदा कर लेगा। तो ये एक बड़ा मेजर इशू है। दूसरा डेफिनेटली वो जो है तालिबान का इशू है, टेररिज्म का इशू है, इसको भी उन्होंने हल करना है। तो इसके साथ और भी कई चीजें जो मसले उन्होंने पॉइंट आउट किए हैं कि ये मसले उन्हें हल करना है। और बहरहाल ये है एक पॉलिटिकल टॉलरेंस की उन्होंने बात की है, बर्दाश्त की को उन्होंने पैदा करना। तो होपफुली मियां नवाज शरीफ जो हैं वो जो वाइस लोग हैं उनकी बातें भी वो सुन रहे होंगे और उन पर तवज्जो देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। राय साहब, जाते जाते एक खबर में सुना दूं कि वफाकी काबीना के 30% अरकान का ताल्लुक लाहौर और कश्मीरी बरादरी से होगा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाब आज होगा। 8 उम्मीदवारों और वो भी लाहौर से, और पंजाब असम्बली का स्पीकर भी लाहौर डिवीजन से, नेशनल भी लाहौर। काश के मियां नवाज शरीफ जितने जनरस बलोचिस्तान के सीएम पे हुए हैं, स्पीकर के इशू के ऊपर भी होते, छोटे सूबे से होता, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, प्रोग्राम फ्रंट पेज विद अमजद वड़ाइच का वक्त यहाँ पर खत्म होता है। सदफ मलिक और अमजद वड़ाइच को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।